Hello everyone, I am Vandana Soni. Let's go ahead with the remaining basic accounting terms. Now the next is the revenue from operation. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू का मीनिंग अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा. रेवेन्यू मीन्स कितना पैसा हमें अपने ऑपरेशन से कलेक्ट होता है, कितना पैसा हमारे पास आता है कि हम जितने भी ऑपरेशंस करते हैं बिजनेस में, जो भी काम करते हैं, जो भी ऑपरेट करते हैं, उस ऑपरेशन से हमें जितना पैसा रिसीव होता है वो सारा ही पैसा हमारे लिए क्या होता है, रेवेन्यू, जिसे हम सेल्स भी कह सकते हैं. हमारा बेसिकली पैसा कहाँ से आता है, बेसिक जो होता है वो सेल्स से ही कलेक्ट होता है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, नेट सेल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, नेट सेल्स, जिसमें हम सेल्स में से क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अगर कुछ है तो उसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारी नेट सेल्स होती है वही हमारी क्या कहलाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाती है. नेक्स्ट इज़ अ गुड्स. अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि गुड्स क्या होता है, जिस भी चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या होता है, गुड्स. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स का कर रही हूँ तो वो क्लॉथ्स हमारे लिए गुड्स हैं. मैं बोर्ड का बिज़नेस है तो बोर्ड्स मेरे लिए गुड्स हैं. मैं मार्कर बनाती हूँ तो मार्कर मेरे लिए क्या है, गुड्स है. तो हम जिस भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं वही चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, गुड्स हो जाती है. नेक्स्ट इज़ स्टॉक और इन्वेंट्री. स्टॉक क्या होता है, जो आपके पास अवेलेबल है ना, जो आपने जिस भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने कुछ स्टॉक करके रखा होगा, इकट्ठा करके रखा होगा, क्योंकि मार्केट में जब डिमांड होगी तभी आपको इमीडिएट से भेजना होगा. तो उसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में, कुछ क्वांटिटी में उस गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, कुछ रेडी रखते हैं. तो वही हमारे लिए होता है स्टॉक. और स्टॉक को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं. तो ये स्टॉक 3 टाइप का हो सकता है. रॉ मटेरियल हो सकता है, फिर WIP मीन्स होता है वर्क इन प्रोग्रेस, या फिनिश गुड्स मतलब रेडी गुड्स. सबसे पहले देखते हैं हम रॉ मटेरियल. अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथ्स का बिज़नेस करती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है ना. तो रॉ मटेरियल वो बंडल्स में आते हैं क्लॉथ्स को, हम उनको क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में खरीद के लाते हैं. तो सारा का सारा तो हम बनाने नहीं ले जाते हैं, है ना, सारे की कटिंग नहीं करेंगे. उसमें से कुछ पार्ट की कटिंग जितनी हमें रिक्वायर्ड लगती है हम उतनी कटिंग करते हैं. तो कुछ गुड्स हमारे पास रॉ मटेरियल में अवेलेबल होता है और हम उस रॉ मटेरियल को भी मेंटेन करते हैं. जब कम होता है तो हम मार्केट से और ख़रीद लेते हैं. तो हमारे पास स्टॉक किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, रॉ मटेरियल के भी फॉर्म में होता है. नेक्स्ट इज़ अ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो बन रहा है, कुछ सिलाई, कुछ की सिलाई हो रही है, कुछ की प्रेसिंग हो रही है, किसी में कलरिंग हो रही है, कुछ की पैकिंग हो रही है. मतलब ऐसा पूरा मटेरियल किसी पूरी प्रोसेस में अभी फैला हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस है. तो वो भी हमारा स्टॉक है ना, वह भी हमारा स्टॉक है, बट अभी वो क्या है, प्रोग्रेस में है, तो हम उसे कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस. एंड द लास्ट वन इज़ अ फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स मीन्स होता है जो बनकर रेडी है, अब बस हम मुझे उसे क्या करना है, सेल करना है. पैक्ड भी हो चुका है, उसकी लेबलिंग हो गई है, एवरीथिंग हो गया, सारा हो गया है, बस मुझे अब क्या करना है, उसे सेल करना है. तो फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में है. मतलब स्टॉक हमारे पास 3 कैटेगरी में अवेलेबल होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. अब इन्वेंट्री और जो स्टॉक होता है वो 2 ये भी चीज़ें हैं कि या तो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा. देखिए क्लोजिंग क्या होता है, ये जब हमारा ईयर एंड होता है ना, समझ लीजिए मैंने अपना जो मेरा फाइनेंशियल ईयर वो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को. ठीक है ना, 31 मार्च तक ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमने जितना प्रोडक्ट बनाया है वो सारा के सारा बिक जाए, कुछ हो सकता है कुछ बच जाए. समझ लीजिए 100 यूनिट्स जो थी वो मेरे पास क्या हो गई, अनसोल्ड रह गई. 100 यूनिट्स जो अभी नहीं बिकी हैं, है ना. हम जब 31 मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, इस दिन मैंने जब देखा कि मेरा स्टॉक 100 यूनिट्स अभी अनसोल्ड है, बिका नहीं है, तो ये 100 यूनिट्स मेरे लिए क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी. क्या हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगी. अब मेरा नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हो जाएगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट अगले दिन से. यही 1 अप्रैल को मैं यही 100 यूनिट्स को क्या बना दूंगी, ओपनिंग स्टॉक बना दूंगी. ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफ़र कर दूंगी 100 यूनिट्स और फिर हम आगे का काम इसमें शुरू कर देंगे. ठीक है ना, होती वही चीज़ें हैं, बस डेट का फ़र्क होता है. 31 मार्च आ गया था, मेरा फाइनेंशियल ईयर ओवर हो रहा था, इसीलिए मैंने जितना स्टॉक अनसोल्ड था उसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट किया
और नेक्स्ट डे जब 1 अप्रैल मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने उसी दिन उसे क्या ट्रीट कर लिया, ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। BR जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है। देखिए अभी हमने लास्ट में देखा था, हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो कैश और क्रेडिट दोनों पर करते हैं। कैश करते हैं तो कैश तो तुरंत मिल गया। जब हम इसे क्रेडिट बेसिस पर सेल करते हैं तो पैसा हमें ज़रूरी नहीं है कि 8 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद, 15, 2 महीने, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो हमें उस जिन 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है जिन पे हमें बिलीव है और दूसरा होता है जिन पर हमें कोई बिलीव नहीं है कि वो पैसा कब देंगे। तो जिन पर हमें बिलीव है कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर है और हमें हमेशा टाइमली पेमेंट करते रहते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। हम उनसे कोई भी फॉर्म साइन नहीं कराते, ना कोई बिल बनवाते, कुछ नहीं। हम उनको बोलते हैं ठीक है आप इतना दिन बाद पेमेंट कर देना, बस बात ओरली डिस्कशन हो गया है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हमें बिलीव नहीं है कि वो टाइमली पेमेंट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनसे एक बिल साइन करवा लेते हैं, है ना। उस बिल में अमाउंट और डेट लिखी होती है कि वो 2 मंथ बाद पेमेंट, आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट करेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स करेंगे, आफ्टर 4 मंथ्स करेंगे। ये बिल 2, 3, 4 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है, तो ये बिल पर हम उनसे क्या करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करना है। अगर वो उस दिन पेमेंट नहीं करता है तो हम उसका केस कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, ये लीगली होता है, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल में 2 कंडीशन है, या तो डेटर्स जिन पर हमें बिलीव है, और नहीं है तो आप उनसे बिल लिखवा सकते हैं। दूसरा होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी 2 से मिलकर बना होता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये कब होता है, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। हम भी तो कहीं से परचेस करते हैं, तो हम परचेस भी 2 कंडीशन में करते हैं, कैश और क्रेडिट। जब हम क्रेडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमने उधार उससे परचेस किया है तो या तो हम हम उसको बोलेंगे कि ओरली बोल देंगे हमारे उससे अच्छे टर्म्स हैं, है ना, वो हमें अच्छे से जानता है, हमारा अच्छा रिलेशन है, हम उसके रेगुलर कस्टमर है, तो हम उसे बोल देंगे ओरली, तो वो हम उसके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, कि हमें उसे क्या करना है, पेमेंट करना है। अगर उसे हम पर बिलीव नहीं है तो वो हमसे क्या लिखाएगा, बिल लिखवा लेगा, वही BR हमसे लिखवा लेगा, बट वही BR मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा, है ना। वही बिल होता एक ही है, जो से रिसीव होने वाला होता है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है, और इसे पे करना है तो इसी के लिए वो बिल क्या हो जाता है, बिल्स पेएबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट जितने में, जैसे ये मार्कर है, ये अभी मार्केट में हमें 20 रुपये में मिला है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस थी, कॉस्ट कुछ और होगी, है ना। कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करते तब वो सेलिंग प्राइस बनती है। तो कॉस्ट वो होती है जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल लगाने और उस पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं उसको लगाने के बाद जो अमाउंट आता है पर यूनिट का, वो उसका कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर होते हैं एविडेंस, प्रूफ। मैंने मार्केट से जैसे गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, कैसे भी खरीदा, तो आप उसका एक हमें बिल मिलता है ना, बिल दिया जाता है कि आपने इतनी इतनी क्वांटिटी का गुड्स खरीदा या सेल करा, वॉटेवर जो भी किया, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक बिल बनाते हैं, उसी बिल को हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, ठीक है। ये एक एविडेंस होता है इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट। अब हमारे जो कस्टमर्स होते हैं हम उन्हें क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। अब जितने भी होल सेलर्स हैं अपने रिटेलर्स को एवरी ट्रांजेक्शन पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो वो डिस्काउंट क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा, होलसेलर ओबियसली ज़्यादा का ही ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जितने 1 लाख का खरीदा तो वो उस पर देगा 10% डिस्काउंट, 5%, 2%, वॉटेवर जो भी अलग अलग होलसेलर अपने अलग अलग डिस्काउंट्स मेंशन करते हैं, और वो ट्रेड डिस्काउंट वो अपनी मर्जी से खुद अपने सारे ऑल कस्टमर को एक जैसा देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। एक्चुअल क्या होता है, जो होलसेलर होता है, होलसेलर से लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ क्रेडिट में ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधार खरीदते हैं।
अब वो कितनों को उधार देगा, इतने ज़्यादा लोगों को क्रेडिट बेसिस पे सेल करेगा तो उसके पास तो कैश अवेलेबल नहीं रह पाएगा इतना। तो इस कंडीशन में वो एक ऑफ़र निकालता है कि जो भी कस्टमर मुझे इमीडिएट पेमेंट करेगा हम उसे क्या देंगे, एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट देंगे, है ना। जिसने जितने का भी गुड्स खरीदा है वो मुझे अगर इमीडिएट पेमेंट करता है या 50% पेमेंट करता है तो वो 50% पे डिस्काउंट देगा, है ना। जितना भी पेमेंट आप इमीडिएटली कैश में करेंगे उस पर आप क्या देंगे, उसे एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है बैड डेट्स। देखिए बहुत से लोग मतलब डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना होता है, सारे डेटर्स हमें पैसा दे ऐसा कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि हमने तो यहाँ डेटर से ओरल ट्रांजेक्शन किया है, ओरली हमारी बातचीत हो गई कि दे देंगे पैसा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया या हमें ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी वो हमें पैसा नहीं देंगे, तो वो पैसे क्या हो जाते हैं, बैड डेट्स, मतलब डूब गया, वो हमें कभी नहीं मिलेंगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बैलेंस शीट। हमने देखा फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, जिसमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन होती है कि आपकी लाइबिलिटी और असेट्स की क्या पोजीशन है, आपके पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है। नेक्स्ट होता है बुक वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू जो हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रखी है, वो बुक वैल्यू होती है कि मैंने अगर एक मोबाइल फ़ोन आज 1 लाख का परचेस किया है और अपनी बुक में 1 लाख शो करा है तो वो 1 लाख ही रहेगा, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, डाउन हो जाए। बुक वैल्यू मतलब आपने अपनी बुक में उसे नोट डाउन कर दिया है। नेक्स्ट इज़ अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही जिसमें हम अकाउंटिंग अब करेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो वही बुक हमारी क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऐसी कॉस्ट होती है जिस पे अब आप अपने गुड्स को सेल कर सकते हो। अभी हमने यहाँ देखा था कॉस्ट होता है जिसमें हमने जितने में वो हमने उसे बनाया, इसमें हम कुछ क्या करते हैं, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस करते हैं तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल वो कॉस्ट क्या पड़ी, कितने में हम उसे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देखिए इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फार्मूला भी होता है, वो मैं यहाँ बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। आपके पास जितना ओपनिंग स्टॉक था, आपने और कितना ख़रीदा, इस परचेज करा कितना स्टॉक और उस पर डायरेक्टली कितने एक्सपेंसेस अप्लाई करें और बाद में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअली अपने स्टॉक का डाटा होगा कि आपने कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और हम उसको फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब ये इतना स्टॉक है, ये स्टॉक का ऐसा कॉस्ट है जिससे कम में हम इसे मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, इतनी कॉस्ट तो हमें अपनी रिटर्न चाहिए। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हम क्या लगाते हैं, प्रॉफिट लगाते हैं और उस प्रॉफिट पर हम इसे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्रेडिट एंड डेबिट, आपने देखा होगा हमारे क्रेडिट और डेबिट आप सभी ने नाम सुना होगा कि जब भी हम अपने टेबुलर फॉर्म में अकाउंट बनाते हैं या जर्नल एंट्री करते हैं तो हम जर्नल एंट्री में भी एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट या एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे अकाउंट्स की साइड होती है जिसे हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। ये वाली साइड डेबिट, राइट साइड वाली हमारी क्रेडिट होती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारी असेट्स की वैल्यू को कम करता है। डेप्रिसिएशन से हमारी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी असेट्स होती है हम उसकी वैल्यू में हमेशा अपने डेप्रिसिएशन को P&L में शो करते हैं और अपने असेट्स की वैल्यू को कम करते जाते हैं, है ना। अगर मैंने बुक वैल्यू में आज अपना मोबाइल फ़ोन 1 लाख, बुक वैल्यू क्या रखी, 1 लाख रखी थी, है ना। अगर मैं 10 साल बाद देखूंगी तो वो भी तब भी 1 लाख ही दिखाएगा, तो तब क्या 1 लाख का वो मोबाइल फ़ोन बचा, नहीं बचा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्योंकि हम उसे यूज़ कर रहे हैं। हम उस पर 10% कम करते जाएंगे तो एक समय बाद आखिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। इसीलिए हम उस पर क्या लगाते जाते हैं, कोई भी हर एवरी हम फिक्स असेट्स पर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एंटिटी,
बिजनेस एक एंटिटी, हम बिजनेस को क्या ट्रीट करते हैं, एक सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि इट्स रजिस्टर्ड बाय लॉ, लॉ में इसका रजिस्ट्रेशन होता है और ये बिजनेस जो होता है मार्केट में एक अपना लीगल एग्जिस्टेंस फील कराता है, ये खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एंट्री, जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है हम उसकी क्या बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं, जर्नल में एंट्री बनाते हैं, एक अकाउंट को डेबिट और एक को हम क्रेडिट करते हैं, तो उसे हम एंट्री बोलते हैं। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो मार्केट के डेब्ट को पे करने के लिए अब एबल नहीं है। जब कोई मार्केट से ज़्यादा लोन ले लेता है ना, बहुत सारा डेब्ट हमने सबसे पैसा ले लिया, बट अब हमारा बिजनेस लॉस में चला गया और हम अब इस पोजीशन में नहीं है कि हम मार्केट का पेमेंट कर सकें, तो उस कंडीशन में वो पर्सन क्या होता है, या वो फर्म या वो पार्टनर या वो प्रोप्राइटर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है कि वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो पेमेंट कर सके। प्रोप्राइटर मीन्स होता है ऑनर, जो ऑनर होता है हम उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ अ रिबेट मीन्स होती है छूट, जब फैशन निकल गया है ना, या ट्रेंड सीज़न चला गया, तो वो चीज़ें प्रोडक्ट हमारे लिए क्या हो जाते हैं, थोड़े कम यूज़फुल हो जाते हैं, है ना, उनकी मार्केट में सेलिंग कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा क्लियरिंग सेल आती है, छूट आती है बहुत सारी के इस पे इतना % छूट मिलेगी, आप खरीद लीजिए। तो वो इस समय इसलिए आती है क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, अपने स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं और नया स्टॉक लाना चाहते हैं, या सीज़न जाने के बाद भी जो पहले का स्टॉक है उसे निकालने के लिए वो क्या देते हैं, रिबेट देते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अ सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बहुत अच्छी है और वो मार्केट के सारे डेब्ट का पेमेंट करने के लिए एबल है और वो इजीली उनका पेमेंट कर सकता है, मतलब वो फाइनेंशियल कंडीशन में साउंड है। इंसॉल्वेंट का अपोजिट है ना, इंसॉल्वेंट का क्या होता है, ये अपोजिट होता है। ओके, ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म सारे फिनिश हो गए। थैंक यू।